हेलो और नमस्कार साथियों, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्लांट हार्मोन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इथाइलिन हार्मोन के बारे में। अभी तक की प्रीवियस 3 क्लासेस के माध्यम से हमने जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में जो है बात की थी। तीनों के तीनों हार्मोन जो है प्रमोटिंग टाइप हार्मोन रहते हैं, तो प्रमोटिंग टाइप हार्मोन्स के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद हमने जो और पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में कि इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन भी होते हैं, तो उसमें पहला हार्मोन आता है इथाइलिन, जिसका जो एक्टिविटी होती है प्लांट में वो इनहिबिटिंग टाइप होती है, यानी कि ये ग्रोथ को एक तरह से चेक करने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। तो ओवरऑल समझने वाले हैं आज की इस क्लास में कि कैसे जो है इथाइलिन फंक्शन करता है, क्या क्या इसके फंक्शन रहते हैं प्लांट में, कैसे इसकी सिंथेसिस जो है होती है प्लांट में, कहाँ पर सिंथेसिस होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है पौधों में किस तरह से होती है, वो सारी चीज हम समझेंगे जैसे प्रीवियस हार्मोन्स में हमने देखा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कंप्लीटली जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे जो है एक ये जो गैस है, वैसे क्या है, एक गैसियस हार्मोन है ये, यानी कि ये अदर हार्मोन की तरह जो है हमें कोई कंपाउंड, अदर कंपाउंड या एक बायोलॉजिकल ऐसा कंपाउंड देखने को नहीं मिलता जो आपका लिक्विड फॉर्म या टिश्यू में जो है किसी सॉल्यूबल फॉर्म में पाया जा रहा है। ऐसा ये हार्मोन नहीं है। ये देखा जाए तो इसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है इसकी गैसियस स्टेट है, यानी कि ये जो है एक तरह की हवा है, ये एयर है, एक तरह की पर्टिकुलर गैस है ये। बट फिर भी इस गैस को यहाँ पर प्लांट हार्मोन के कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो है हार्मोन की तरह रहती है। जैसे हमने दूसरे हार्मोन के बारे में जाना कि उनकी एक्टिविटी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज की होती है, जर्मिनेशन की है, इंटरनोड एलोंगेशन की है, और इसके अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की है। वैसे ही यहाँ पर ये एकमात्र ऐसी गैस है जो एक्टिविटी दिखाती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन की तरह, इसीलिए इसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। देखिए, जब भी हम यूज करते हैं पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन की टर्म जब भी हम यूज करते हैं, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जब भी हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोमोटिंग टाइप ही है, या हम सिर्फ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन की ही बात कर रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब होता है कि हम सभी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, सभी फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहेंगे या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर कहेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि या तो वो इनहिबिट कर रहा है, या वो रोक रहा है, या बढ़ावा दे रहा है। दोनों बातें रेगुलेशन के अंतर्गत आती है, रेगुलेट करने के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली यहाँ पर जानते हैं इथाइलिन के बारे में। अगर प्रीवियस क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और कंप्लीट सीरीज और एक प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर बनाएगी। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी की सारी क्लासेस जो है हार्मोन से संबंधित देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इथाइलिन की। इंट्रोडक्शन पोर्शन पे यहाँ पर आएंगे सबसे पहले। तो इथाइलिन यानी कि C2H4 इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है। अगर देखा जाए तो ये जो है ओनली नेचुरल अकरिंग गैसियस प्लांट हार्मोन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी गैस जिसको प्लांट हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट जो है रहती है। ये एक सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहां पर जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में पाए जा रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में भी कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन रेगुलेट करता है फ्रूट राइपनिंग को, यानी कि फलों के पकने में ये मदद करेगा। सेनिसेंस यानी कि पौधा जैसे जैसे जो है यहाँ पर बुढ़ापे की ओर जाता जाता है, तो इथाइलिन का उसमें भी जो है रोल रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें एब्सिशन, यानी कि जैसे फल गिरना, पत्तियां गिरना पौधे से, तो वो किसके कारण होता है, वो इथाइलिन के कारण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इथाइलिन उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में भी, यानी कि पौधे में अगर कोई स्ट्रेस आ जाए, ड्राउट स्ट्रेस आ जाए या अदर स्ट्रेसेस जो है पौधे में आ जाए, मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाए, तो उस समय पर भी जो है ये हार्मोन एक्टिविटी दिखाता है। उस वक्त ये एब्सिशन की एक्टिविटी दिखाएगा, यानी कि पत्तों को गिरा देगा और फलों को गिरा देगा पौधे से। जब पौधा जो है स्ट्रेस में रहेगा, जब पौधा उनको नॉरिश नहीं कर पाएगा, तो पौधा अपने सर्वाइवल की सोचेगा, फ्रूट तो अगली बार भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो देखिए ये जो एक्टिविटी है, अब ये लिमिटेड एक्टिविटी नहीं है, हम जानते हैं इसके बारे में, जैसे हमने पहले भी बात की है हार्मोन्स के बारे में। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों का काम जो है ग्रोथ प्रमोटिंग है, और कहीं ना कहीं तीनों आपके जर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं तीनों जो है ग्रोथ डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने ये रिजिड तरीके से यहाँ पर नहीं है, रिजिडिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल लिबर्टी है एक तरह से, कि हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही प्ले नहीं करता, इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो यही ऐसे ही ये जो एब्सिशन होना, सेनिसेंस होना, या स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है पैदा होना, ये एब्सिसिक एसिड के भी जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। बट मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रहता है इसका, इथाइलिन का काम जो रहता है वो है फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए
ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी प्लांट के टिश्यूज हैं, पौधे के हर एक टिश्यू, चाहे वेजिटेटिव पार्ट हो, पौधे की पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, हर एक जगह पे जो है कहीं ना कहीं ये फॉर्म होता है, इसका जो है निर्माण होता है। बट इसके अलावा स्पेशली अगर देखा जाए तो जो पके हुए फल होते हैं, यानी कि जब फल पकना शुरू होते हैं तो उन फलों में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि ये पके हुए फलों में जब फलों के पकने की शुरुआत होती है तो वहां पर इथाइलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और जो सेनिसिंग ऑर्गन रहेंगे, यानी कि पौधे में जो पुराने या जो बुजुर्ग उसमें ब्रांचेस होंगी, ठीक है, एक ऐसी ब्रांचेस जो डेथ की ओर बढ़ रही हैं, जो अब रॉट या फाइनल वो डीके होने वाली है, फाइनली वो खत्म होने वाली है, ड्राई होने वाली है, ऐसी जो ब्रांचेस रहेंगी, फ्रूट रहेंगे, उनमें जो है ज्यादातर ये पनपता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली जो है एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि एक इथाइलिन नामक गैस है जो कहीं ना कहीं फ्रूट की राइपनिंग में रिस्पॉन्सिबल है, फलों को पकाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी, 19th सेंचुरी में जो है एक ऑब्जर्वेशन की गई, किसके द्वारा, यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे। ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी कोल गैस है, यानी कि कोयले से निकलने वाली जो गैस है या कोल गैस के जो स्ट्रीट लैंप्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके आसपास में जो है यहाँ पर पेड़ पौधे जो भी लगे हुए थे उसमें से जो है पत्तियां गिरने लगती थी। यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पे देखा जाए तो जो लैंप होते थे, सड़कों में लैंप होते थे या आसपास गलियों में जो लैंप्स होते थे, अभी के टाइम पे जो है डिजिटल ये लाइट्स नहीं होती थी, एलईडी लाइट्स नहीं होती थी, कोल लैंप्स होते थे जिसमें कोयला जलता रहता था और कोयले के जलने से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस जो है रिलीज होती है, इथाइलिन। लगभग कोल गैस में अगर देखा जाए बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, और साथ ही साथ लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें 3 to 9% की कंसेंट्रेशन में जो है आपका ये इथाइलिन गैस भी कोल गैस में पाई जाती है, यानी कि जब कोयला जलता है तो इथाइलिन गैस भी उससे रिलीज होती है। तो जैसे ये पाया गया कि जो पेड़ पौधे जो है इन लैंप्स के आसपास में, जो स्ट्रीट लैंप कोयले से जो है एक तरह से रोशनी दे रहे हैं, कोयले के जलने के बाद जो है उनमें रोशनी हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें से जो है यहाँ पर आसपास के पेड़ों से पत्तियां गिरने लग गई। यानी कि थोड़ा बहुत ये रिलेट किया गया कि ऐसा ही क्यों हुआ कि उन लैंप्स के पास में जो पौधे थे उसमें से पत्तियां गिर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उसमें से रिलीज हुआ होगा जिसने उन पत्तियों को गिराया होगा। तो यहाँ से थोड़ा इसकी ओर ध्यान गया, और यहाँ पर जैसे कोल गैस की कॉम्पोजिशन में भी देखा जाता है कि इथाइलिन पाया जाता है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत इसका अनुमान लगा गया कि कोई ना कोई तो एक्टिव कंपोनेंट कोल गैस में पाया जा रहा है जो एक तरह से पत्तियों को पौधे से गिराता है। आगे फिर फर्दर रिसर्चेज इसमें हुई, तो 1901 में डायमिट्री नेल्जुबो के द्वारा, जिनको श्रेय जाता है इथाइलिन की डिस्कवरी का, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है 1901 में डिस्कवर किया गया इथाइलिन का इफेक्ट प्लांट में क्या होता है, ठीक है, इनके द्वारा कंप्लीटली फिर उसका स्टडी की गई। यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया किस चीज में, जो डार्क ग्रोन पी सीडलिंग, मटर के कुछ पौध लगाई, मटर के बीज बोए, उसमें से जो पौध निकली, ठीक है, उसमें से जो पौध निकली, जो सीडलिंग्स निकली, मटर का बीज है उसमें से पौध निकली, इस तरह से निकलेंगे भाई, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो है कॉटलेडन कैसा होता है, वो मुड़ा हुआ रहता है नीचे की ओर, जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर में वो मुड़ा रहता है, ये जड़ें होगी। तो ये जो स्टार्टिंग में सीडलिंग्स वगैरह निकली थी, कैसे कलर की थी, ये डार्क ग्रोन थी, डार्क कलर की रहती है स्टार्टिंग में, क्लोरोफिल कंटेंट उनमें हमें देखने को मिलता है क्योंकि छोटा पौधा है तो अच्छे से हमें वो दिखता है, ठीक है। तो ये देखा गया जब उन उन सीडलिंग्स को एक्सपोज किया गया कोल गैस में, ठीक है, इनको जैसे ही पता चला कि कहीं ना कहीं कोल गैस वाला कंसेप्ट जो हमने पहले देखा था, इनको इसके बारे में पता चला, फिर बाद में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने इसको एक तरह से कहाँ पर रखा, जो ये सीडलिंग्स थी, सीडलिंग्स को ट्रीट कर दिया एक तरह से इस कोल गैस से। तो उस कोल गैस के ट्रीटमेंट के बाद इन पौधों में क्या देखने को मिला, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिला, यानी कि 3 तरह के क्रियाकलाप, 3 तरह की एक्टिविटीज जो है इन सीडलिंग्स में हुई, इन छोटे पौध में देखने को मिली। क्या वो एक्टिविटी थी 3, अभी हम उसके बारे में देखेंगे, और वही 3 एक्टिविटी जो है इथाइलिन के होने का सबूत देती हैं, ठीक है। यानी कि पौधे में अगर वो हमें 3 प्रक्रियाएं दिख रही हैं तो सीधी सी बात है कि इथाइलिन की वजह से ये हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सीडलिंग को ट्रांसफर किया गया, फिर उसके बाद फ्रेश एयर में, यानी कि पहले एक्सपोज किया गया कोल गैस में, कोयले से निकलने वाली गैस में पहले एक्सपोज किया गया, उसके बाद फिर वहां पे वो देखा गया कि वो थोड़ा मुरझाने लग गए, थोड़ा उनमें जो है एक तरह से विल्टिंग फील होने लग गई, बट बाद में उनको, उन्हीं पौधों को वापस से फ्रेश एयर में जब रखा तो वो वापस से ठीक होने लग गए, वापस से वो फ्रेश होने लग गए, ताजा हो गए वो पौधे। अब देखिए वो ट्रिपल जो है रिस्पॉन्स क्या थे, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसमें अगर हम देखें तो पहला रिस्पॉन्स रहता है कि जो स्टेम की एलोंगेशन है वो कम हो जाती है, यानी कि जो तने की वृद्धि होती है वो रुक जाती है।
सीड से जो एक तरह से सीडलिंग निकली हुई थी, उनकी जो वृद्धि थी वो रुक गई थी, वो एक तरह से कम, यानी कि शॉर्ट वो स्टेम तैयार हुए थे पौधे के। दूसरा यहाँ पर देखा जाता है इफेक्ट वो है कि लेटरल जो स्वेलिंग होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये जो स्टेम है इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसमें जो लेटरल जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनकी अबंडेंस हो जाती है। पौधे जो है यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम को ज्यादा बनाते हैं और उसकी जो है एक तरह से ज्यादा यहाँ पर गर्थ हो जाती है पौधे की, यानी कि उसकी चौड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है रेडियल ग्रोथ जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देखा जाता है इफेक्ट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना, यानी कि पौधा जो है एक तरह से डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं ग्रो होता। जब भी जर्मिनेटेड सीड होता है, देखिए हम क्या देखते हैं स्टार्टिंग में, जब सीड जर्मिनेट होगा इस तरह से तो उसका जो वो इस तरह से होता है। ठीक है, जो कॉटलीडन होगा वो झुका हुआ होता है। कैसे होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे पौधे की पत्तियां जो है स्टार्टिंग में कॉटलीडन जो है इस तरह से बीज है, ये बीज है, ये कॉटलीडन बिल्कुल ऐसा ऊपर को निकलेगा, नहीं। आप क्या देखते हैं, ऐसे मुड़ा हुआ निकलता है और बाद में जब ये मिट्टी से बाहर आ जाता है फिर ये सीधा होता है, फिर जाकर के इसमें हमें ये ऐसी दो पत्तियां जो है देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में ये दोनों बंद होंगी और ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया होगा, ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा, यानी कि मुड़ा हुआ होगा भाई, एक तरह से बेंड होगा ये। तो ये बेंड किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है, तो इसी को हुक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन जो होती है वो इथाइलिन की वजह से होती है, यानी कि ये तीन चीजें जो थी ये सबूत होती हैं कि इथाइलिन की वजह से जो है ये इफेक्ट हुआ है। जहां पर ये तीन चीजें हमें दिखे यानी कि इथाइलिन ने ये किया है। तो ये तीन जो है, ये तीन इफेक्ट, इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा जाता है और ये हॉलमार्क इफेक्ट होता है इथाइलिन का, यानी कि इथाइलिन एक्टिविटी करेगा तो ये तीन तरह के इफेक्ट जरूर दिखाएगा। पहला इफेक्ट है स्टेम को छोटा रख देता है, दूसरा इफेक्ट है जो चौड़ाई बढ़ जाती है, तने की चौड़ाई बढ़ जाती है, तीसरा इफेक्ट है यहाँ पर हुक लाइक फॉर्मेशन जो होती है। अब ये हुक लाइक फॉर्मेशन क्यों होती है नेचुरली, हमने क्या बात की हुई है प्रीवियस क्लासेस में कि टिश्यू पाए जाते हैं इस मेरिस्टेम में, टिश्यू पाए जाते हैं टिप में। कहां पर पाए जाते हैं, वो टिप में। अगर ये टिप बिल्कुल सीधी ऊपर को रहती तो सॉइल इसको डैमेज कर देती भाई, उस टिप को ही डैमेज कर देती जो आगे जाकर के पौधे की वृद्धि करने वाला है। तो इसीलिए ये बेंड फॉर्म में आता है और बाद में जब मिट्टी से बाहर निकल जाता है तब सीधा होता है। क्यों, ताकि जो है ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये टिप में ये डैमेज ना हो, ये बच करके रहे, इसलिए झुक करके वहां पर रहता है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए और इसके जो रिसर्चेस फर्दर यहाँ पर देखने को मिली 1910 में एच.एस. क्यूजिन के द्वारा यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने जो है यहाँ पर 1910 में पाया सबसे पहली बार कि प्लांट भी प्रोड्यूस करता है। अब कोल गैस ही सिर्फ इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, प्लांट अपने आप नेचुरली भी प्राकृतिक तौर पे भी इथाइलिन गैस बनाता है और इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। और इन्होंने ऑब्जर्व यहाँ पर ये किया, ये कैसे ऑब्जर्व किया इन्होंने कि संतरे और जो केले थे वो एक साथ रखे गए थे। अब एक साथ रखे गए तो जो ऑरेंजेस है भाई, ठीक है, ऑरेंजेस से रिलीज होने वाली जो गैस थी उसकी वजह से जो है यहाँ पर बनाना मेच्योर होने से पहले ही पकने लग गया। ठीक है, जब ऑरेंजेस और केलों को साथ रखा गया, ऑरेंजेस से इथाइलिन रिलीज होने लगी, उसकी वजह से जो है जो कच्चे भी केले थे वो पकने शुरू हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा अनुमान लगाया गया कि नहीं, इथाइलिन गैस सिर्फ सिर्फ कोल गैस का ही कॉम्पोजिशन नहीं है, अलग से पौधे भी अपने आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसने पहला एविडेंस यहां पर दिया कि प्लांट जो है नेचुरली प्राकृतिक तौर पे ऐसी एक गैस की फॉर्मेशन करते हैं जो फलों को पकाने में मदद करती है। तो यहां से सबसे पहला प्रैक्टिकल एविडेंस जो है मिला था। फिर 1934 में आर गेन के द्वारा जो है यहाँ पर केमिकली इथाइलिन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, यानी कि इन्होंने जो है इसको एक तरह से आइसोलेट किया, देखा कि नहीं इथाइलिन जो है पर्टिकुलर एक कंपोनेंट पाया जा रहा है, एक गैसियस फॉर्म पाई जा रही है पौधे के अंदर जो पौधा अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है, वो फलों के पकने में यहाँ पर मदद कर रही है। तो यहाँ से पता चला कि इथाइलिन नामक भी कोई चीज जो है पौधे में है जो प्लांट के चयापचय या मेटाबॉलिज्म में जो है रोल दे रही है, अपना योगदान दे रही है। इथाइलिन वॉज सब्सिक्वेंटली क्लासिफाइड एज अ प्लांट हार्मोन, फिर इसके बाद जो है इथाइलिन को प्लांट हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया जब ये पाया गया कि पौधे में नेचुरल तौर पे प्रोड्यूस होने वाली ये गैस का जो इफेक्ट है वो एक हार्मोन की तरह है। अब इसकी सिंथेसिस की हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसका जो प्राइमरी प्रिकर्सर होता है वो है मिथ्योनिन, ये एक एमिनो एसिड है मिथ्योनिन, हम जानते हैं। तो प्राइमरी प्रिकर्सर कौन सा इसका, मिथ्योनिन है इथाइलिन का, दिमाग में बिठा लेनी ये बात सीधी सी। यंग साइकिल जो है एक साइकिल यहाँ पर रहता है जिसके थ्रू अगर हम बात करें, देखिए मिथ्योनिन जब प्लांट में प्रोड्यूस होगा तो ये एक तरह से जो है मिथाइल ग्रुप डोनर एक एलिमेंट रहता है, एक एमिनो एसिड है जो मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा डिफरेंट जो भी प्रोसेसेस यहाँ पर होंगी। तो इसमें देखा जाए तो ये फर्दर देखा जाए तो ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ये कन्वर्ट होगा, ये एक तरह से रिड्यूस होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये
रिड्यूस होता है आपका इस फॉर्म में, ये जो आपके पास यहाँ पर फॉर्म दी गई है, मिथाइल थियो ग्रुप में जो है ये रिलीज होता है, एक तरह का मिथाइल थियो ग्रुप में मिथ्योनिन क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है। बट जब इसको क्या बनाना है, एक इथाइलिन गैस जब प्रोड्यूस करनी है तो इसी मिथ्योनिन फॉर्म में जो है होना चाहिए। तो एक यंग साइकिल चलता है भाई। यंग साइकिल का मतलब क्या है कि ये जो हमें मिथाइल थियो ग्रुप देखने को मिलता है, इससे वापस से क्या बनेगा, मिथ्योनिन बनेगा। और मिथ्योनिन से फिर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू जो है फाइनली इथाइलिन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इथाइलिन का जो इमीडिएट प्रिकर्सर होता है, ठीक है, कौन सा होता है इमीडिएट प्रिकर्सर इसका, यानी कि कौन से फाइनल प्रोडक्ट से या फाइनल सबस्ट्रेट से जो है इथाइलिन बनता है। यानी नहीं, इथाइलिन बनने से जस्ट पहले वो क्या था, उसे हम क्या कहते हैं, इमीडिएट प्रिकर्सर कहते हैं। प्राइमरी प्रिकर्सर का मतलब होता है कि सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई इथाइलिन बनने की। तो सबसे पहले शुरुआत हुई मिथ्योनिन से, उसके बाद जो सबसे लास्ट कंपोनेंट पे वो पहुंचा, जिसके बाद इमीडिएट इथाइलिन बन गया, वो क्या रहता है, एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम एसीसी कहते हैं। 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसा है, ये इमीडिएट प्रिकर्सर है। यानी कि इसके बाद जस्ट अब क्या बनेगा, इथाइलिन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। अब इथाइलिन जो बनता है वो कहां से बनता है, मिथ्योनिन जो है इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो कार्बन तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, उसका जो है यहाँ पर कन्वर्जन होता है इथाइलिन में। ठीक है, उसका कन्वर्जन होता है मेजरली इथाइलिन में। ये बात ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। और ये जो देखिए आपका मिथाइल थियो ग्रुप जब मिथ्योनिन में वापस से क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट होता है, रिसाइकल होता है, तो उसे ही हम यंग साइकिल के नाम से जानते हैं। तो जब भी यंग साइकिल का नाम आएगा तो यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये इथाइलिन से रिलेटेड है। अब देखिए बायोसिंथेसिस पाथवे क्या है, हमने देखा मिथ्योनिन चाहिए, इसके लिए मिथ्योनिन से ये कन्वर्ट होगा किसके लिए, यहाँ पर एक सैम सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, कौन सा, सैम सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, सैम सिंथेटेज, ठीक है, विजिबल होगा, ये दिख रहा होगा, सैम सिंथेटेज। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सैम सिंथेटेज, ठीक है, समझ आना आपने। सैम सिंथेटेज नामक एक एंजाइम होता है, वो मिथ्योनिन का जो तीसरा और चौथा हमने यहाँ पर कार्बन एटम, थर्ड एंड फोर्थ जो हमने यहाँ पर कार्बन एटम देखा था, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इथाइलिन में। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, पहले डायरेक्ट इथाइलिन में नहीं करेगा, किस में करेगा, एस एडिनोसाइन, किस में करता है भी, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन में, जिसे हम एडोमेट भी कहते हैं या सैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, ये सैम सिंथेटेज एंजाइम ने ये इसको यहाँ पर ये कन्वर्ट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कन्वर्जन इसी की, इस सैम की कन्वर्जन एसीसी में हो जाती है। एसीसी यानी कि एमिनो साइक्लोप्रोपेन, यानी कि 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कैसा है, इमीडिएट प्रिकर्सर है इथाइलिन का। तो इसमें ये कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो एंजाइम एक्टिविटी करता है वो कौन सा होता है, एसीसी सिंथेज। कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है, एसीसी सिंथेज एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा, जिसने इस सैम को एसीसी में कन्वर्ट किया। इसके बाद अब यही एसीसी किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली इथाइलिन में कन्वर्ट होता है। किसके कारण होता है, एसीसी ऑक्सीडेज के कारण। कौन सा एंजाइम वर्क करता है, एसीसी ऑक्सीडेज। तो ये तीन मेजर एंजाइम जो है यहाँ पर इथाइलिन फॉर्मेशन में काम में आते हैं। पहला आता है सैम सिंथेटेज, जो मिथ्योनिन को सैम में कन्वर्ट करेगा। सैम को एसीसी में कन्वर्ट करने के लिए एसीसी सिंथेज एंजाइम होता है। फिर इस एसीसी को इथाइलिन में कन्वर्ट करने के लिए जो है एसीसी ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ऐसे फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर इथाइलिन आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, रेगुलेशन ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस कैसी होती है, कैसे रेगुलेट होता है। तो दो एंजाइम मेजर एंजाइम होते हैं, एसीसी सिंथेज हो गया, एसीसी ऑक्सीडेज हो गया। कौन कहां पर वर्क करता है हमने क्लियरली यहां पर देख लिया। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग डिफरेंट जीन्स जो है यहाँ पर रिलीज होते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रिलीज होते हैं। ठीक है, इथाइलिन सिंथेसिस जो है कब बढ़ती है, ये आपने ध्यान देना, जब फल पक रहे हो, फ्रूट राइपनिंग होते वक्त इसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। सेनिसेंस के टाइम पे, यानी कि जब पौधा जो है बूढ़ा हो रहा हो, एक तरह से जो है अपना फाइनल जो यंगर स्टेज है वहां से मैच्योरिटी और मैच्योरिटी से जो है बिल्कुल फाइनल सूखने पे आ रहा हो, ठीक है, उस स्टेज को हम सेनिसेंस कहते हैं। फिर वाउंडिंग स्टेज, यानी कि कभी घाव आ जाए, कोई घाव हो जाए पौधे में, ठीक है, चोट लग जाए पौधे में, उस कंडीशन पे जो है इथाइलिन ज्यादा बनेगा। फ्लडिंग अगर हम कर देते हैं खेत में, उस कंडीशन में भी रिस्पॉन्स करता है कि पौधा इथाइलिन फॉर्मेशन करता है। ड्राउट स्ट्रेस जब होता है, यानी कि जब सूखे के लिए संवेदनशीलता पौधे में है,
उसको जो है सही मात्रा में मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में इथाइलिन बनता है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जो है इथाइलिन बनता है, और एक तरह से ऑक्सीजन भी हेल्प करता है इथाइलिन के बनने में। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पौधे में इथाइलिन का, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो मेनली ये सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि गैस है, गैस डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन यानी कि सिंपल सी बात है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ये जाएगा। अगर किसी सेल के बाहर, ये ज्यादातर बनता है इंटरसेल्युलर स्पेसिस के थ्रू ये ट्रांसलोकेट होगा। जैसे ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोई टिश्यू है, लीफ का टिश्यू है, मान लीजिए लीफ के टिश्यू के बीच में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में भी खाली स्पेस होता है ये वाला, जिसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो इस इंटरसेल्युलर स्पेस में ये बढ़ते 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 आगे दूसरे उत्तकों में जाता रहता है, और ऐसे जो है डिफ्यूजन के थ्रू ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर ये बढ़ेगा। बीइंग अ गैसियस हार्मोन, यानी कि एक गैसियस हार्मोन होने के नाते जो है यहाँ पर ये फ्रीली डिफ्यूज होता है, यानी कि गैस है तो जहां पे जगह मिलती है, इंटरसेल्युलर स्पेस जहां पर मिलता है, वहीं से ये जाकर के आगे बढ़ता रहता है पौधे में। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ होते होते ये जो है इंटरसेल्युलर स्पेसिस से आगे बढ़ता जाता है टिश्यूज में, पूरे पौधे में ऐसे ये फैल जाता है। साथ ही ये देखा जाए तो बाहर भी निकलता है, ऐसा नहीं कि ये रिलीज नहीं होता। पौधे की डिफरेंट सेल्स हो गई, पौधे की डिफरेंट सेल्स या जैसे ओपनिंग्स होती हैं पौधे में, डिफरेंट सेलुलर ओपनिंग्स, हाइडेंथोर्स हो गए, लेंटिसेल्स हो गए, या स्टोमेटास हो गए, उसके थ्रू देखा जाए क्यूटिकल्स हो गए, ठीक है, क्यूटिकुलर जो रेस्पिरेशन होती है पौधे में, तो उसके थ्रू जो है ये एनवायरमेंट में भी रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि पौधे में ये ट्रेवल हो रहा है। तो वही देखा गया था कि जब ऑरेंजेस के साथ केले रखे गए तो ऑरेंजेस से निकलने वाली गैस ने केलों को पका दिया, यानी कि वो ऑरेंजेस से निकली थी, यानी ऑरेंजेस से बाहर भी निकल रही है इथाइलिन। तो वही कहा जा रहा है कि ये अपने सेल के अंदर अंदर तो ट्रेवल होती है, पौधे में, फ्रूट में तो ट्रेवल होती ही है, इसके अलावा देखा जाए तो ये जो है बाहर के लिए भी निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, और नियर बाय जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको ये इफेक्ट कर देगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इथाइलिन इज नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम और फ्लोइंग लाइक ऑक्सीजन। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, या हमारे साइटोकाइनिन हो गया। हमने वहां पर क्या बात की थी कि कैसे वो जाइलम फ्लोइम के थ्रू जाते हैं, जाइलम फ्लोइम जिसके थ्रू फूड और सैप मटेरियल जाता है, उसी के थ्रू जो है हार्मोन जाते थे, बट ये नहीं जाता। ये ध्यान देना, ये गैसियस हार्मोन है, जाइलम फ्लोइम के थ्रू नहीं ट्रेवल करता। ठीक है, ये ध्यान देना आपने। इसमें डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन के थ्रू ही ये जाता है। और देखा जाए तो जनरली जो है अपना जहां पर इसकी सिंथेसिस, जैसे राइपनिंग फ्रूट में इसकी सिंथेसिस हुई है, एक जगह पे फ्रूट में बनेगा तो पूरे पूरे फ्रूट में फैल जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि फल एक बार में नहीं पकता, पहले एक जगह से पकेगा, फिर पूरा का पूरा धीरे धीरे वो पूरा पक जाता है। पहले बाहर बाहर से पकेगा, फिर अंदर से पक जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके काम है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं पौधे पे। तो फ्रूट राइपनिंग इसका इफेक्ट है, फलों को पकाने का जो इसका यहाँ पर काम रहता है। मोस्ट कॉमनली जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, यानी कि ऐसे फल जो पौधे से अलग करने के बाद भी पक जाते हैं, तो वो किसकी वजह से पकते हैं? इथाइलिन की वजह से ही पकते हैं, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंटली जो है इथाइलिन प्रोडक्शन होती है। इथाइलिन जो है यहाँ पर क्या क्या करता है, ये फ्रूट को सॉफ्ट कर देगा, फल को जो है एक तरह से ये मुलायम बना देगा, सेल वॉल को ये ब्रेक करता है, इसलिए पौधा का जो फल है वो कैसा हो जाता है, कमजोर, थोड़ा एक तरह से जो है वो स्पंजी सा हो जाता है, नरम हो जाता है। जो कच्चे फल होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि इथाइलिन नहीं था। जैसे ही वहां पर इथाइलिन की एंट्री हुई राइपनिंग के टाइम पे, वैसे ही फल जो है कैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे नॉर्मल सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में इसने तोड़ दिया। ऑर्गेनिक एसिड थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनको कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर टेनिन्स हो गए या फिनोलिक कंपाउंड को ये कम कर देता है। जो कच्चे फल होते हैं हमें थोड़े कड़वे से देखने को मिलते, जब हम उनको खाएंगे थोड़े हमें कड़वाहट सी आएगी, थोड़ा खट्टापन आएगा। जब वो पक जाएंगे तो वो मिठास उनमें आ जाएगी। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि फाइनली स्टार्टिंग में उसमें तो टाइनिन्स वगैरह होंगे या अदर फिनोलिक कंपाउंड होंगे, जिससे उसका बिटर टेस्ट रहता है। बट जब इथाइलिन आती है तो इन कंपाउंड को वो रिड्यूस कर देते हैं और फल कैसे हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एट्रैक्टिव कलर, एट्रैक्टिव कलर्स की डेवलपमेंट, जैसे एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड्स जो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं भाई फ्रूट में। ठीक है, ज्यादातर एंथोसाइनिन आपका इस कलर में रहता है, रेडिश कलर में भी रहता है। ये पीएच पे डिपेंड करता है, लोअर पीएच हायर पीएच के, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी इथाइलिन का भी उसमें जो है यहाँ पर रोल रहता है। फ्रूट राइपनिंग इंडिकेट दैट सीड आर रेडी फॉर डिस्पर्सल। अब फल पक जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर का जो बीज है वो तैयार है नया पौधा बनाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इथाइलिन प्रोडक्शन सिस्टम की। तो दो सिस्टम के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, एक होता है सिस्टम वन। सिस्टम वन के थ्रू देखा जाए तो वेजिटेटिव टिश्यू में ये बनेगा, बट इसका जो है यहाँ पर वेजिटेटिव टिश्यू में ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता या खुद को बढ़ा नहीं पाता ये। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये खुद को बढ़ा नहीं पाता, यानी कि इथाइलिन बनेगा तो बनेगा, पत्ती में बनेगा, तने में बनेगा,
बट उसकी मात्रा बढ़ नहीं पाती है उसमें, ठीक है, उसकी मात्रा उसमें बढ़ नहीं पाती है, और देखा जाए तो अपने ही सिंथेसिस को ये कम कर देता है। यानी वैसे जो है इसकी ऑटो कैटालाइसिस होती है कि इथाइलिन जब बनेगा, अगर एक मॉलिक्यूल इथाइलिन का बन रहा है पौधे में, तो वो अपने आप ही जो है टूट टूट के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना देगा। इथाइलिन का ये नेचर है। बट कब ऐसा होगा? जब वो फलों में बनेगा। बट जब जो है वो वेजिटेटिव पार्ट में बनता है, वेजिटेटिव टिश्यू में बनता है, तब वो जो है अपने आप प्रोलिफरेट नहीं हो पाता। इसलिए आप देखते हैं कि पत्तियां नहीं पकती, तना नहीं पकता, फ्रूट क्यों पकता है? तो उसमें वर्क करता है सिस्टम 2। ठीक है, कौन करता है? सिस्टम 2 वर्क करता है फ्रूट्स में। यानी कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी इथाइलिन अगर फ्रूट में बन गया, तो वो फिर बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। यानी अपने आप ही वो बढ़ रहा है, अपने आप ही जो है वो वहां पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। अपनी ही प्रोडक्शन को अपने आप बढ़ावा देना, इथाइलिन ऐसा करता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए और क्या काम है इसका। एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन होना, यानी कि एक तो मेन रूट होती है, एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स में अगर देखा जाए, ऐसी रूट जो रेडिकल से नहीं निकली हुई हैं। हम जानते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल जो ट्रू सीड में हिस्से पाए जाते हैं एम्ब्रियो के अंतर्गत, रेडिकल से निकलेगा रूट, प्लूम्यूल से निकलेगा शूट। यानी कि जो बीज से निकल रही है जड़ें, वही जो है ट्रू जड़ें हैं, वही असली जड़ें होती हैं। बट जब जो है एक स्टेम कटिंग, जैसे हमने गुलाब की कलम लगाते हैं, अब गुलाब की कलम को हमने जो है मिट्टी में दबा दिया या गमले में लगा दिया, कुछ समय बाद उसमें जड़ें आ जाएंगी। बट वो बीज तो नहीं था, वो वेजिटेटिव पार्ट था। तो वहां पर जो रूट आई, उसमें मदद करता है यहाँ पर इथाइलिन भी। ऑक्सीजन भी मदद करता है, आईबीए हमने पढ़ा था, बट इथाइलिन भी करता है। स्टेम कटिंग में या पत्तियों में रूट आना, ब्रायोफाइलम पौधा होता है कि जैसे ही उसके पत्ते जो है यहाँ पर जमीन को छूते हैं, तो उसमें से जड़ें निकल जाती हैं। इसके बाद फ्लावर स्टेम्स, ठीक है, ज्यादातर देखा जाए तो जो फ्लावर स्टेम्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हम लेते हैं कई बार, ठीक है, फूल वाले पौधे आपने लगाए, उसमें से जड़ें निकलना किसकी वजह से होता है? इथाइलिन वहां पर वर्क करता है। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड रूटिंग इज लार्जली मीडिएटेड थ्रू इथाइलिन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की रूटिंग में मदद करने में इथाइलिन का भी रोल है। अकेला ऑक्सीजन ही नहीं, इथाइलिन भी वहां पर जो है रोल प्ले करता है, और इथाइलिन के बनने में ऑक्सीजन भी जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। ओके, अगर देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर आता है, इसका फंक्शन वो है रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर में देखा जाए तो देखिए जो टैप रूट होती है हमारे पास, ठीक है, जो गहरी जड़ प्रणालियां होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये मेन वाली जो जड़ है प्राइमरी रूट कहलाती है, ये सेकेंडरी रूट इसी में से निकलेगी, टर्शरी रूट इसी में से निकलेंगे, फिर छोटे छोटे से रूट हेयर जो एग्जैक्टली काम करते हैं जल को अवशोषित करने का, न्यूट्रिएंट को अवशोषित करने का। एग्जैक्ट काम किसका है? रूट हेयर्स का है। ठीक है, तो रूट हेयर को बनने में मदद करता है इथाइलिन। नंबर एंड लेंथ ऑफ रूट हेयर, ज्यादा नंबर ऑफ लेंथ, ठीक है, ज्यादा नंबर ज्यादा लेंथ किसकी वजह से प्रमोट होती है? यहाँ पर इथाइलिन की वजह से होती है। एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेटर है एक तरह से, यानी कि ये रूट इथाइलिन बढ़ेगा तो रूट हेयर फॉर्मेशन हमेशा बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। ठीक है, इथाइलिन इनसेंसिटिव प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर रूट फीवर रूट हेयर। बाकी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इथाइलिन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं, तो वहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि रूट हेयर की फॉर्मेशन कम हो रही हो। बट मैक्सिमम प्लांट में रूट हेयर की फॉर्मेशन को ये बढ़ावा ही देता है। आगे फूल आने में मदद करना, इथाइलिन जो है जनरली देखा जाए यहाँ पर तो फूल को रोकता है, इनिबिट करता है। ठीक है, क्या करता है? फूल आने को जो है ये रोकता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में। बट कुछ पौधे जैसे कि पाइनएप्पल हो गया और मैंगो हो गया, इसमें जो है ये प्रमोट करता है। यानी कि अगर इथाइलिन इस वक्त अच्छा खासा मिलता है फ्लावरिंग के टाइम पे, तो अच्छे फूल जो है वहां पर आएंगे, ज्यादा फूल वहां पर आएंगे। ठीक है, कमर्शियली यूज फॉर सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। कई बार क्या होता है कि अगर पाइनएप्पल की क्रॉप हमने लगाई है, एक पाइनएप्पल के पौधे में अभी फ्लावर आ गए, एक में 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, एक में 5 दिन बाद आ रहे हैं, एक में 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए फ्लावरिंग से पहले ही जो है यहाँ पर छिड़काव किया जाता है इथाइलिन का, एक्सटर्नली स्प्रे की जाती है, ताकि जो है एक ही समय पे पाइनएप्पल में फ्लावरिंग आए। इसके बाद सेक्स एक्सप्रेशन में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि इथाइलिन जो है यहाँ पर फीमेल फ्लावर को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर हम पौधे में इथाइलिन की स्प्रे कर दे तो फीमेल फ्लावर को वो बढ़ा देगा। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट मोनोशियस प्लांट्स होते हैं जैसे कुकुरबिट्स वगैरह हो गए, ठीक है, कद्दू हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो इनमें जो है ये क्या करेगा? एक तरह से फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाने का जो है ये काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर खीरे का एग्जांपल दिया गया है कुकुम्बर का, कि अगर हम स्प्रे करते हैं इथाइलिन की एक्सटर्नली फूल आने से पहले, तो जो भी फूल आएंगे ज्यादातर वहां पर फीमेल फ्लावर ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए लीफ सेनिसेंस में ये काम करता है, यानी कि
पौधे से अलग करने में, गिराने में जो है मदद करता है, जिसे हम लीफ सेनेसेंस कहते हैं। एजिंग के टाइम पे ये होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है पौधा तो पत्तियां गिरा देता है, ठीक है। अब इसके जो कारण होते हैं, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, ठीक है, क्लोरोफिल को डिग्रेड करेगा, इसलिए पत्तियां पहले गिरने से पहले हरी हरी थोड़ी गिर जाती हैं पत्तियां, पीलापन उनमें आता है, तो यानी कि पहले क्लोरोफिल को डैमेज करेगा। जैसे ये फलों को पकाता है, फल जनरली पहले कैसे होते हैं, हरे होते हैं। आप मैक्सिमम फलों का एग्जांपल ले ले, जनरली जब वो कच्चे होंगे हरे होंगे, बाद में उनमें डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं इथाइलिन की वजह से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पत्ती होगी पहले हरी होगी, फिर इथाइलिन उसको पीला कर देगा और उसके बाद जो है पत्तियां गिर जाती हैं। अब सीधा यही नहीं है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एबीए भी यहाँ पर अपना योगदान देता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले कहा कि इसमें रिजिडिटी कोई भी नहीं है। इथाइलिन हो, जिब्रेलिन हो, ऑक्सिन हो, साइटोकाइनिन हो, डिफरेंट फंक्शन जो है ये करते हैं। डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, कौन सी जो है वेराइटीज हैं, इस पे भी जो है निर्भर करता है। ये पत्तियों को पीला कर देता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और लीफ की एजिंग करना, ये इसका जो है यहाँ पर काम रहता है। इथाइलिन प्रमोट सेनिसेंस, वेयर साइटोकाइनिन डिले सेनिसेंस। हमने देखा था, देखिए प्रीवियस क्लास में, कि अगर पौधा जो है मैच्योरिटी पार कर चुका हो तो अगर उसको जवान रखना है पौधे को, तो हम उसमें साइटोकाइनिन की स्प्रे करेंगे, तो वो डिले कर देगा सेनिसेंस को, उसके बुढ़ापे को थोड़ा आगे खिसका देगा। बट अगर इथाइलिन हमने स्प्रे कर दी तो इथाइलिन जो है जल्दी उसमें बुढ़ापा ले आएगा। इसके बाद देखिए फ्लावर सेनिसेंस में भी ये मदद करेगा, यानी कि फूलों के गिरने में भी ये जो है एक तरह से अपना योगदान देता है। एक्सिलरेट एजिंग एंड विल्टिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का मुरझा जाना और फूलों का गिर जाना पौधे से, उसमें ये मदद करता है। पेटल सेनिसेंस में ये मदद करते हैं, यानी कि देखिए हम देखते हैं कि जब भी फूल एक तरह से फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है तो उसकी पंखुड़ियां गायब हो जाती है, पंखुड़ियां उसकी गिर जाती है, जो कलरफुल पेटल्स थी वो गिर जाती है। किसने काम किया, इथाइलिन ने काम किया। और ज्यादातर देखा जाए इंपॉर्टेंट इन कट फ्लावर स्टोरेज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका कट फ्लावर्स की स्टोरेज में, ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर हमें ध्यान देने वाली जरूरत होती है कि इथाइलिन की प्रोडक्शन जो है ना हो, नहीं तो क्या कर देगा, ये पंखुड़ियों को गिरा देगा। एब्सिशन यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फूल पत्तियों फलों का गिरने में ये एक तरह से प्रमोशन का काम करता है। ये क्या तैयार करेगा, एब्सिशन लेयर तैयार करता है, ध्यान देना है। एब्सिशन लेयर आपका एब्सिसिक एसिड भी तैयार करता है, इथाइलिन का भी जो है वहां पर रोल रहता है। एब्सिशन लेयर क्या होता है, ये पौधा है, पौधे की टहनी है, टहनी में जो है ये क्या है, यहाँ पर ये पत्ती लगी हुई है, ठीक है, ये पत्ती है। अब ये जो जगह है जहां से ये जुड़ी हुई है, नोड वाली जो जगह है, ठीक है, यहाँ पर तैयार होगी एब्सिशन लेयर, ठीक है, कौन सी, एब्सिशन लेयर जो है यहाँ पर एक तैयार होगी, यानी कि इथाइलिन जमा होना शुरू करेगा, जिसके कारण ये इसके साथ जो स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है उसको ये कमजोर बना देगा और पत्ती गिर जाएगी, ठीक है। फ्लावर ड्रॉप करना, पत्ती का गिरना हो, चाहे फूलों का गिरना हो, चाहे फ्रूट का गिरना हो, इथाइलिन वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने पहले कहा कि सिर्फ इथाइलिन नहीं, यहाँ पर मेजर जो हार्मोन है वो होता है एब्सिसिक एसिड, जो हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। कमर्शियल एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, आर्टिफिशियल तरीके से जो है यहाँ पर क्लाइमेट्रिक फ्रूट की राइपनिंग करने में हम इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पाइनएप्पल फ्लावरिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक ही समय पूरी पूरी पाइनएप्पल की फील्ड में फ्लावरिंग आए, ताकि फ्रूट जो है एक ही समय पे हम काटें, हार्वेस्ट करें। यूनिफॉर्म फ्रूट राइपनिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज में अगर हमें पकाना हो फलों को कि एक साथ ये सारे के सारे फल पक जाएं, तब हम इथाइलिन का यूज करेंगे। स्टेम कटिंग में रूटिंग जल्दी आए तब हम इथाइलिन का यूज करेंगे। और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप मैनेजमेंट में तो इसको इस्तेमाल में लाया ही जा रहा है इन सभी एक्टिविटीज के लिए। इथाइलिन की इनिबिशन भी होती है भाई, कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो इथाइलिन के बनने को जो है रोकना चाहते हैं और रोकते हैं, तो उनमें आता है कौन कौन से, देखिए यहाँ पर एवीजी। एवीजी क्या होता है, एमिनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन, ठीक है, कौन सा है भाई, एमिनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन जो है ये रोकने का काम करेगा, ऐसा कंपाउंड है। इसके अलावा देखा जाए जो कोबाल्ट है भाई, कोबाल्ट आयंस जो है यहाँ पर रोक देते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन को, और साथ ही साथ इनहिबिट करते हैं एक्शन को। ये तो किसको कर रहे हैं, ये सिंथेसिस को ही रोक दे रही है, ये बनने ही नहीं देंगे, ये मिथ्योनिन से इथाइलिन बनने ही नहीं देंगे, ये दो चीजें। बाकी अगर बन गया है और वो फ्रूट राइपनिंग नहीं कर पा रहा है, अपनी एक्टिविटी इथाइलिन नहीं दिखा पा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, एक हो गया सिल्वर आयन, दूसरा हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सिल्वर आयन का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इथाइलिन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब अगर इथाइलिन की एक्टिविटी कम हो रही है, यानी कि सेनिसेंस जो है डिले हो रही है। इसका काम क्या था, सेनिसेंस को जल्दी करना, बट अब जब इसकी एक्टिविटी ही कम होगी तो सीधी सी बात है सेनिसेंस डिले हो जाएगी, जो काम साइटोकाइनिन करता था।
ठीक है, तो ये रहती है हमारे पास आज की क्लास, जिसमें कंप्लीटली हमने यहाँ पर देखिए इथाइलिन हार्मोन के बारे में कंप्लीट समझा यहाँ पर। बिल्कुल आसान भाषा में जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किए। अक्सर इनमें से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं आपके हर एक एग्रीकल्चरल एग्जाम हो, एएसआर भी हो, आईसीआर हो, जेआरएफ, एसआरएफ, अक्सर जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। डिस्कवरी से संबंधित बन जाते हैं, सिंथेसिस से संबंधित बन जाते हैं, इसके फंक्शन से संबंधित बन जाते हैं, एक्टिविटी से संबंधित बन जाते हैं, इनिबिशन से संबंधित बन जाते हैं। तो हर एक तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं इस सीरीज की, तो आप जाकर के जो है यहाँ पर इसी चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लांट हार्मोन के नाम से, आप वहां पर जा सकते हैं। उसमें जाकर के सारे हार्मोन्स के बारे में बिल्कुल ऐसी ही आसान भाषा में सटीक जानकारी जो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर एब्सिसिक एसिड के बारे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।